मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज के व्याख्यान का विषय है राष्ट्रीय पुलिस आयोग। इससे पूर्व के व्याख्यान में कानून और व्यवस्था प्रशासन के अंतर्गत मैंने जो पुलिस प्रशासन है उसकी क्या विशेषताएं हैं, औपनिवेशिक विरासत से कौन कौन सी विशेषताएं पुलिस प्रशासन में आई हैं और किस प्रकार की चुनौतियों का सामना पुलिस प्रशासन को करना होता है, उसका विस्तृत रूप से वर्णन किया है। इसमें मैं जो 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया था उस पर चर्चा करूंगी। जो पुलिस की आवश्यकता है वो प्रत्येक देश में प्रत्येक परिस्थितियों में सदैव से रही है और इसी का परिणाम है कि हर राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक समय पर परिस्थितियों में पुलिस व्यवस्था में विद्यमान रही है। यद्यपि पुलिस की भूमिकाएं समय के साथ परिवर्तित होती रही हैं, उस भूमिका में परिवर्तन आता रहा है, परंतु पुलिस प्रशासन के रूप में सदैव से ही अपनी भूमिका का निर्वाह करती रही है। भारत में भी इसको एक ढांचागत रूप प्रदान करते हुए ब्रिटिश शासन के दौरान इसका गठन किया गया था। उसके लिए नियमावली तैयार की गई थी और पुलिस प्रशासन को उसकी भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए नियमों का निर्माण किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात की यदि बात करें तो भारत में जो पुलिस संगठन है या उसकी जो भूमिका है उसमें बहुत सारी विशेषताएं उन्हें जो ब्रिटिश शासन काल की हैं उन्हें को ही जारी रखते हुए स्वतंत्रता के पश्चात पुलिस प्रशासन को अगर हम कहें जो संगठन है उसको ही आगे बढ़ाया गया था। उसी के आधार पर वो कार्य कर रही थी। जो ब्रिटिश शासन के दौरान 1861 का जो पुलिस अधिनियम है उसी के अनुसार किस प्रकार से ढांचा है, क्या विशेषताएं हैं, क्या उनकी भूमिका है, स्वतंत्रता के पश्चात भी बहुत कुछ सीमा तक उन्हीं को ही स्वीकार कर लिया गया था। जो सामान्य, चूंकि पुलिस प्रशासन सामान्य प्रशासन का अंग होता है तो सामान्य प्रशासन निश्चित रूप से स्वतंत्रता से पूर्व तो वह दक्ष, प्रशिक्षित और सक्षम था ही, और जो ब्रिटिश शासक थे उनके द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे थे उनको प्राप्ति करने में वह अपनी मुख्य भूमिका का निर्वाह कर रहा था। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात भी उसकी भूमिका, जो सामान्य प्रशासन की भूमिका थी, वो महत्वपूर्ण थी। उसी को स्वीकार किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके का प्रशासन हमारे पास आज नहीं होता तो जो ये विभाजन के बाद की स्थिति है, जो अव्यवस्था की स्थिति दूसरे बनी हुई थी, उसको बेहतर तरीके से संभालने के लिए उन्होंने प्रशासन को इसके लिए सपोर्ट किया कि इस तरीके का प्रशासन हमारे पास था, अदरवाइज तो और अराजकता की स्थिति हो गई थी। संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा जो प्रशासकों के बारे में किया गया था कि उन जो प्रशासक हैं उनका जो वजन है उनके वो सोने के मूल्य के बराबर है, अर्थात वो इतने महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह उन्होंने किया है स्वतंत्रता के पश्चात में वो वास्तव में सराहनीय है। तो जिस प्रकार की प्रशासनिक मशीनरी जो दक्ष थी, सक्षम थी, योग्य थी, प्रशिक्षित थी, कुशलता पर आधारित थी, उस मशीनरी के द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात तो भारत में स्वतंत्र सरकारों के द्वारा जिन लक्ष्यों को रखा गया था उनको प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। परंतु जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गईं, लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप के परिणाम स्वरूप राज्य के कार्य क्षेत्रों में वृद्धि होती गई और इसी के साथ साथ जो प्रशासन के जो स्थापित मानदंड, मूल्य, संस्कृति ब्रिटिश विरासत में थे उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। तो ये जो परिवर्तन था उसने पुलिस प्रशासन में कुछ इस प्रकार की
विशेषताओं को परिलक्षित किया जो लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ के विपरीत थी। अर्थात जिस प्रकार की विशेषताओं या सकारात्मक मूल्यों की आवश्यकता थी उसमें परिवर्तन हो रहा था और उनका अभाव महसूस किया जा रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में जो एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन भारत में आया था वह था 1975 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा भारत में आपातकाल लगाया जाना। आपातकाल की परिस्थितियों ने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को परिवर्तित करके एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया जहां पर लोगों के अधिकार प्रतिबंध थे, लोगों की जो उनकी बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी उस पर प्रतिबंध लगे हुए थे और बहुत सारे प्रतिबंध इस प्रकार के लग गए थे और जहां पर व्यक्तियों को बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें गिरफ्तार कर लेना, जेल में बंद कर लेना, तो ये जो नकारात्मक अगर हम कहें या लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत जो व्यवस्थाएं, जो विशेषताएं इस आपातकाल के दौरान देखने में आई थी और उसके आधार पर यह भी महसूस किया जा रहा था कि ये जो व्यवस्था है, जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह पुलिस के द्वारा किया जा रहा था वह राजनीतिक मशीनरी के द्वारा जिस प्रकार से उसका प्रयोग किया गया था, तो वहां पर यह महसूस किया जाने लगा था कि इस प्रकार की पुलिस प्रशासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ संगतता नहीं निभाती है, अर्थात उसकी जो प्रकृति है वो असंगत हो जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए किस प्रकार से पुलिस में सुधार लाया जाए, किस प्रकार से उसकी प्रणाली को परिवर्तित किया जाए जिससे वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भूमिका का भली प्रकार से निर्वाह कर सके। 1977 में जब चुनाव हुए तो उस चुनाव में जो कांग्रेस की सरकार थी वो कांग्रेस दल की सरकार पूर्व में थी आपातकाल के दौरान, उसे जनता के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और पहली बार केंद्र में जनता पार्टी के द्वारा जो गठबंधन सरकार का गठन किया गया था वह पहली बार केंद्र में अस्तित्व में आई। तो ये जो पुलिस विभाग की जो नकारात्मक विशेषताएं थी, नकारात्मक पक्ष थे वो उभर कर सामने आए थे, उसको और जो उससे पूर्व में जो पुलिस विभाग में जिन प्रभावी कार्य प्रणाली की बात की जा रही थी उसका समावेश करने के लिए जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 1977 में जो एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया था जो पुलिस सुधारों को लेकर जिसका उद्देश्य था। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे श्री धर्मवीर जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था जो पूर्व राज्यपाल थे, अर्थात एक संवैधानिक पद पर रहते हुए वो उन सारी प्रक्रियाओं से, उन सारी व्यवस्थाओं से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे। तो इस प्रकार से जो ये पुलिस आयोग का गठन था ये एक महत्वपूर्ण कदम था पुलिस में सुधार लाने के लिए। 77 के गठन के बाद में यहाँ पर 1979 में जो प्रथम 79 से 81 तक 8 रिपोर्ट जो है इस आयोग के द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई थी और इसके साथ साथ इसमें जो इन्होंने बल दिया गया था कि नवीन पुलिस कानून लाने की आवश्यकता है जिससे कि जो परंपरागत पुलिस ढांचा है उसकी जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन लाया जा सके। तो ये जो रिपोर्ट है इन पर जो बल दिया गया है जो प्रमुख रूप से है उसमें ढांचागत, प्रक्रियागत और जो प्रशिक्षण है उसको लेकर बहुत सारे परिवर्तनों पर की अनुशंसा की गई है। उसमें बल दिया गया कि किस प्रकार से पुलिस विभाग में सुधार लाया जा सकता है। तो ये जो 8 रिपोर्ट हैं उन 8 रिपोर्टों में विस्तृत रूप से उन सब पर चर्चा की गई है। इस व्याख्यान में मैं जो प्रमुख अनुशंसाएं या सुझाव, सिफारिशें इस आयोग के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई हैं मैं उनका वर्णन करूंगी। जैसे सबसे पहले जो पुलिस का जो महत्वपूर्ण उन्होंने बात की, इस राष्ट्रीय पुलिस आयोग के द्वारा जिन पर बल दिया गया था वह था कि राज्यों में जो संवैधानिक सुरक्षा आयोग है उसका गठन किया जाए और इस सुरक्षा आयोग के गठन के
पश्चात इस आयोग के द्वारा राज्यों में किस प्रकार का पुलिस का ढांचा होगा, उनके द्वारा किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, किस प्रकार की कार्य प्रणाली होगी, उस सब का कार्य जो है इस सुरक्षा आयोग के द्वारा देखा जाएगा। क्योंकि भारत में जो पुलिस है वह एक राज्य का विषय है, अर्थात राज्य के सरकार के अंतर्गत उस राज्य की पुलिस का कार्य करती है, उसके अधीन कार्य करती है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। तो राज्यों में यहाँ पर अधीन आने के कारण जो व्यवस्था है उसमें इस बात पर बल दिया गया कि इस प्रकार के आयोग का गठन किया जाए। इसी के साथ साथ जो पुलिस प्रमुख है उसकी भूमिका चूंकि राज्य में बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उसका निश्चित कार्यकाल हो, क्योंकि निश्चित कार्यकाल होगा तो वह अपनी भूमिका को भली भांति निभा सकेगा। और जब उनका निश्चित कार्यकाल होगा तो जो उनके लिए द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, जिस विजन को लेकर चलेंगे, जिस मिशन को लेकर वो चलेंगे, उसको प्राप्ति का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखा जा रहा था कि जो पुलिस प्रमुख का पद था वो एक अस्थायी पद इस दृष्टि से हो रहा था कि ट्रांसफर बहुत जल्दी हो रहे थे। तो इस प्रक्रिया से हटकर इसमें स्थायित्व लाने के लिए, भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए इस बात पर बल दिया गया था। इसी के साथ साथ इन्होंने बात की जो 1861 का अधिनियम है उसको अब समाप्त करके उसके स्थान पर नया पुलिस कानून लाया जाए। क्योंकि जो कानून पुलिस कानून 1861 में लाया गया था वो उस दृष्टि से लाया गया था जहां पर कि पुलिस का उद्देश्य भारतीयों के द्वारा जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रियाकलाप या कार्यप्रणाली को अपनाया जाता था उसको दबाकर उनको अपराधियों की तरह ट्रीट करके उस प्रकार की भूमिका को निभाया जाता था। लेकिन जब भारत अब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में कार्य कर रहा है, संविधान के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया है, तो ऐसे परिस्थितियों में जो ये पुलिस एक्ट है उसको समाप्त करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों पर, परिस्थितियों पर आधारित एक ऐसे कानून का निर्माण किया जाए जो पुलिस की ढांचे को, प्रक्रिया को और लोकतांत्रिक बना सके। इसी के साथ साथ जो इन्होंने बात की कि इसमें जो है आपराधिक न्याय आयोग का गठन किया जाए। जो ये कार्य करेगा न्याय आयोग, ये इस पर कार्य करेगा कि किस तरीके की प्रक्रिया और किस तरीके से, क्योंकि पुलिस एक न्याय प्रणाली का अंग होती है, तो आपराधिक न्याय आयोग के माध्यम से उनकी भूमिका को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। इसी के साथ साथ जो उस समय पर पुलिस प्रशासन के दौरान जो मैंने अभी बात की कि वहां पर बात की जाती थी कि हर व्यक्ति को अपराधी की तरह देखा जाता था, तो हथकड़ी पहनाकर लेकर आना, इसी के साथ साथ जो उसको एक इस तरीके से ट्रीट करना कि वो जब तक गिरफ्तार हुआ है उसे अपराधी के रूप में दिखाना, तो इस प्रवृत्ति में परिवर्तन लाया जाए और इसमें व्यापक संशोधन किए जाएं। समय की मांग है, व्यक्ति के अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए, संविधान के जो अधिकार प्रदत्त है नागरिकों को उन्हें दृष्टिगत रखते हुए इसमें परिवर्तन लाया जाए और FIR लिखने की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन लिखने की जो प्रक्रिया है उसको इस प्रकार से बनाया जाए कि अगर हर व्यक्ति उसे लिखवाना चाहता है तो वह लिखी जानी चाहिए। व्यक्ति जब थाने में जाए तो उसे इस तरीके का माहौल मिले, इस तरीके का पुलिस का व्यवहार हो कि हर व्यक्ति जो पीड़ित के रूप में वहां पर आ रहा है, अपनी समस्या बता रहा है, तो उसकी FIR लिखी जानी चाहिए। इसी के साथ जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी पुलिस तक पहुंच हो, क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है जो समाज का उच्च वर्ग है वो पीड़ित होने पर पुलिस के पास आसानी से चला जाता है। उसका कारण है कि उसे जानकारी होती है, नियमों का ज्ञान होता है, उसके साथ साथ जो एक जागरूकता होती है उसका लाभ उसे मिलता है। लेकिन जो समाज का कमजोर वर्ग है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से वह उस पहुंच से दूर रहता है, तो पुलिस की पहुंच वहां तक बनाई जाए जिससे उस कमजोर वर्ग के अगर कहीं अधिकारों का हनन होता है या उसको पीड़ित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह किस
प्रकार से पुलिस से सहायता लेकर अपने स्वयं के लिए न्याय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यहीं से न्याय की सीढ़ी शुरू होती है। तो किस प्रकार इस व्यवस्था में रहते हुए कमजोर व्यक्ति तक भी पुलिस की पहुंच हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। ये एक प्रवृत्ति है जो देखी जाती है, लोगों के द्वारा महसूस की जाती है कि कभी कभी पुलिस जो निर्दोष व्यक्ति होता है उसको जो पूछताछ है उसका तरीका कह लीजिए, या उसको पुलिस थाने में ले जाना है वहां पर बात कर लीजिए, कि वो एक इस प्रकार का हो जाता है कि वह बहुत अनावश्यक हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए, उस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निर्दोष व्यक्ति से पूछताछ हो, लेकिन वह अपराधी की तरह नहीं, बहुत सामान्य तरीके से पूछताछ हो, एक अच्छे माहौल में हो। तो उससे क्या होगा कि पुलिस को जो फीडबैक मिलेगा, जो सूचनाएं मिलेंगी, वो निश्चित रूप से प्रभावी होंगी। और इसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात इस राष्ट्रीय पुलिस आयोग के द्वारा की गई थी कि राजनीतिक हस्तक्षेप बंद होना चाहिए, क्योंकि भारत में जिस प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप को महसूस किया जा रहा था, यह अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक था। तो उस समय पर आयोग ने यह सुझाव दिया कि पुलिस के कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पुलिस को कानूनों का लागू करने के लिए जिस प्रकार की नीतियों का या हम कहें प्रणाली को अपनाया जाता है, उसके माध्यम से उन्हें अपराधियों को पकड़ कर लाना, या जिस प्रकार की कार्यवाही कानून के तहत है उसको वह बिना हस्तक्षेप के कर सकेंगे, तो निश्चित रूप से वह अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर सकेंगे। इसी के साथ जो ब्रिटिश कालीन के शासन की हम बात करें, उसमें जो नागरिकों को 3rd डिग्री देने की बात होती थी, कि अर्थात थाने में लाकर इस प्रकार से पूछताछ करना, अमानवीय यातनाएं देना, जो एक व्यक्ति होने के नाते सही नहीं है और संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। तो इस प्रकार का जो तरीका पुलिस के द्वारा अपनाया जाता है उसको छोड़ दिया जाए, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। पूछताछ हो लेकिन वो मानवीयता के आधार पर हो, क्योंकि जो व्यक्ति है जिसको वहां पर लाया जा रहा है उसके भी कुछ अपने अधिकार हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार के मानवीय तरीकों को छोड़कर उनके अब लोकतांत्रिक आधार पर लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। इसी के साथ जो एक और महत्वपूर्ण सुझाव इस राष्ट्रीय पुलिस आयोग के द्वारा दिया गया था, उन्होंने बात की भर्ती की। भारत में भर्ती की जो प्रक्रिया है वो विभिन्न स्तरों पर होती है, तो उस प्रक्रिया में परिवर्तन लाया जाए। परिवर्तन के लिए उन्होंने कहा कि 2 स्तर पर भर्ती हो, एक कांस्टेबल के स्तर पर, एक आईपीएस के स्तर पर। यद्यपि उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस प्रक्रिया को अपनाने में अभी समय लगेगा, क्योंकि जिस प्रक्रिया के तहत अब तक भर्ती की जा रही है वो विभिन्न स्तरों पर है, पद सोपान पर आधारित है। तो उस पद सोपान की प्रक्रिया में परिवर्तन लाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलकर इसको अपनाया जाए कि या तो वो कांस्टेबल के रूप में भर्ती करें या आईपीएस के रूप में भर्ती करें, और इसके आधार पर, समय के आधार पर जो भी प्रमोशन है वो उनको मिलते रहें। प्रशिक्षण के लिए इन्होंने बात की कि प्रशिक्षण इस प्रकार का होना चाहिए कि पुलिस कर्मियों को भी मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए उन्होंने बात की कि दूसरे संगठनों से मिलकर किस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल विभागीय आधार पर जो प्रशिक्षण है शास्त्रों को चलाने का, अन्वेषण का, पूछताछ करने का, वो तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण इस प्रकार से दिया जाए कि जो जब लोगों के मध्य समाज में जाते हैं तो किस प्रकार से वो अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, भली भांति वो कर सकते हैं, वो उसमें स्पष्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुलिस एक ऐसी मशीनरी है, वह सरकार का एक ऐसा अंग है जो हमेशा
सदैव अगर हम कहें जनता के मध्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब ये सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, जनता के मध्य में रहता है, तो उसकी जो कार्य प्रणाली हो वह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल हो। जिस प्रकार की व्यवस्था को संविधान के तहत अपनाया गया है, राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है, तो ऐसे परिस्थितियों में जो पुलिस की कार्यप्रणाली हो वो भी उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत हो। यह तभी संभव हो सकता है जब उनको जो प्रशिक्षण है उसमें मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण होगा, उसमें उनके एप्टीट्यूड, जिस एप्टीट्यूड को लेकर वो यहाँ पर आए हैं वो उस हिसाब से विकसित किया जाएगा। तो यह जो परिवर्तन है उसको लाए जाने की आवश्यकता है। जो जनता के प्रति एक मानसिकता बनी हुई है उसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो इससे पहले ब्रिटिश शासन के अधीन प्रशासन की बात करें तो वहां पर जो पुलिस प्रशासन की भूमिका है वो पुलिस प्रशासन की भूमिका व्यक्ति और पुलिस को दूरी बनाए रखने पर है। वहां पर एक दूरी है और पुलिस नागरिकों को एक सेकंड ग्रेड की सिटीजन की तरह ट्रीट करती थी। उनके ऊपर अगर अपराध कम होता था उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, अमानवीय तरीकों का प्रयोग करना, इस प्रकार की प्रवृत्ति को अपनाया जाता था। परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के नाते अब जो मानसिकता परिवर्तित होनी चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। जब राजनीतिक व्यवस्था में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना से उसमें प्रभावशीलता बढ़ती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, तो पुलिस प्रशासन में भी जनता की सहभागिता होनी चाहिए। ये तभी संभव हो सकता है जब मानसिकता में परिवर्तन हो, महिला पुलिस को सशक्त बनाया जाए। क्योंकि उस समय पर राष्ट्रीय पुलिस आयोग के द्वारा ये महसूस किया गया था कि जो विभाग में महिलाओं की संख्या है वो बहुत कम है। यद्यपि अगर हम आज के आंकड़ों का भी विश्लेषण करें तो उन आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी पुरुषों की तुलना में कम है। तो उस समय पर 77 में जब ये गठन हुआ है तो उन्होंने महिला पुलिस के गठन को लेकर जो सशक्त बनाने की बात की थी, उसका उद्देश्य यही था कि जब महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसमें होगा, पुलिस में होगा, तो जो महिला पीड़ित के रूप में आएगी वो अपनी समस्या को बताने में, अपने साथ जो घटित हुआ उसको बताने में वो अधिक प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रख सकेगी। उसकी जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगी। पुलिस की महिला की जो भूमिका है वो न केवल उन महिलाओं से संबंधित अपराधों को रोकने में बल्कि उनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी जिस प्रकार की प्रणाली की आवश्यकता होती है वो महिला पुलिस के द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसलिए उसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण अनुशंसा इस आयोग के द्वारा की गई थी, उन्होंने कहा था कि जो इसमें आरक्षण है वह नहीं होना चाहिए। उसका कारण था कि अगर यह आरक्षण की व्यवस्था पुलिस विभाग में लागू की जाएगी तो इसमें जो सांप्रदायिक आधार पर विभाजन होगा वह पुलिस जैसे संगठन के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि जो पुलिस के द्वारा कार्य किए जाते हैं, जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया जाता है, उसमें सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था का उसमें उन्होंने विरोध किया था। इसी के साथ साथ उन्होंने बात की थी कि केंद्रीय पुलिस समिति का गठन किया जाएगा और ये जो केंद्रीय पुलिस समिति है ये जो समय समय पर सुझाव देगी उसको माध्यम से भी पुलिस में व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। इसी के साथ पुलिस आयुक्त प्रणाली की बात की गई थी कि जो इस तरीके के शहर हैं जहां की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, क्योंकि उस समय पर जो शहरों की जनसंख्या होती थी वो आज की तुलना में कम होती थी और इसलिए जो जनसंख्या है 5 लाख की जनसंख्या का उन्होंने बात कही थी, उसका आधार यही था कि वहां पर पुलिस आयुक्त प्रणाली को अपनाया जाए, जिससे कि इस प्रकार के बड़े शहरों में जो पुलिस के द्वारा भूमिका निभाई जाती है उसको बेहतर तरीके से निभाया जा सकेगा। इसी के साथ उन्होंने बात की थी कि अखिल भारतीय पुलिस संस्थान की स्थापना होनी चाहिए, जिस प्रकार से अखिल राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके के पुलिस को बेहतर बनाने के लिए, उनको प्रभावी भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रीय स्तर से ही प्रयास किए जाएं।
इसी के साथ जो एक महत्वपूर्ण सुझाव या अनुशंसा की गई थी, सिफारिश की गई थी, वह थी कि किस आधार पर जो पुलिस है वहां पर पुलिस स्टेशन, थानों की स्थापना की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसमें जो बात की गई थी वह थी कि 150 किलोमीटर से के अंतर्गत होना चाहिए। और दूसरी जो शहरों के लिए उन्होंने बात की, उन्होंने उसे जनसंख्या के आधार पर रखा था। ये जो अंतर है, उस अंतर का एक कारण है कि किस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व शहरों में अधिक होता है, गांवों में कम होता है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस थानों की स्थापना की जानी चाहिए। पुलिस विभाग में पुलिस स्टेशन एक प्राथमिक इकाई के रूप में जाना जाता है। यह वो प्राथमिक इकाई है जो प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक उसमें कार्य करती है और इसी के साथ साथ वो उस भूमिका का वहां पर निर्वाह करती है जिस प्रकार की, क्योंकि पुलिस थाने में जो पुलिसकर्मी होते हैं उनका सीधा व्यक्ति से सामना होता है। वो एक इकाई के रूप में काम करते हैं जहां पर कि वो सीधे जनता के संपर्क में आते हैं। तो यह इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर कि व्यक्ति की पहुंच थानों तक हो सके। वो तभी संभव हो सकती है जब इस प्रकार का एक यूनिफॉर्म ढांचा स्वीकार किया जाए कि गांवों में 150 किलोमीटर, शहरों में जनसंख्या के आधार पर उनका गठन किया जाए। क्योंकि पुलिस थाने में जिस प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होती है उस पे भी उन्होंने आयोग के द्वारा बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं कि सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए जो विशेष स्पेशल स्क्वाड सेल की आवश्यकता है वो गठित की जाए। इसी के साथ साथ जो एक थाने में कितने केसेस हों, एक पुलिसकर्मी के ऊपर कितने केसेस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसमें जो थाने के अंदर किस प्रकार की विशेषता होनी चाहिए, किस प्रकार का विस्तृत रूप से उन्होंने बात कहा कि समय समय पर जो परिवर्तित परिस्थितियां हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए परिवर्तन लाए जाएं। तो इस प्रकार से जो ये राष्ट्रीय पुलिस आयोग है उसके द्वारा उस समय में जो पुलिस संगठन कार्यरत था उसमें सुधार लाने के लिए इन व्यापक दृष्टिकोण से अपनी अनुशंसाएं की गई थी। उसका जो एक प्रमुख उद्देश्य था वह यही था कि जो पुलिस संगठन भारत में कार्य कर रहा है उसको किस प्रकार से प्रभावी बनाते हुए अपराधों को रोकने हेतु प्रभावी बनाया जाए। भारत जैसे समाज में जो एक विजातीयता लिए हुए है, जहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति में चुनौती आती रहती है, उसको किस प्रकार से उस चुनौती का सामना किया जाए। इसी के साथ साथ जो सरकार के द्वारा समय समय पर विकासात्मक नीतियां का निर्माण किया जाता है उसमें यह संगठन किस प्रकार से अपनी भूमिका का सहयोग दे सकता है। तो इस सारे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इस राष्ट्रीय पुलिस आयोग के द्वारा इस पर बल दिया गया था। और विस्तृत रूप से जो ये 8 रिपोर्ट है, उन 8 रिपोर्ट में जो व्यवस्था है वह ढांचे से लेकर प्रक्रियागत रहते हुए विशेषताओं पर आधारित संगठनों का गठन करते हुए, क्योंकि पुलिस ये राष्ट्रीय पुलिस आयोग के द्वारा इन विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था और उन सारी सभी समितियों के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी आयोग के द्वारा उन्हें कंपाइल करके उनका विश्लेषण करते हुए उन्हें कैटेगराइज करते हुए सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया था। तो उसका उद्देश्य यही था कि ढांचागत परिवर्तन से लेकर प्रक्रियागत जो परिवर्तन है, प्रणालीगत जो परिवर्तन है, उसको किस प्रकार से लाया जा सकता है उस पर उन्होंने बल देने का प्रयास किया था। सरकार के समक्ष आयोग के द्वारा अपनी इन्हीं सभी सिफारिशों को रखा गया था जिससे कि पुलिस में अपेक्षागत सुधार लाया जा सके, उसकी प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके। यद्यपि सरकारों के द्वारा इस प्रकार की समितियों का गठन उसके पश्चात भी निरंतर किया जाता रहा है, पर यह इस आयोग का गठन
पुलिस सुधार की दिशा में एक पहला कदम था, जिसने पुलिस सुधार की आवश्यकता को महसूस किया। राजनीतिक नेताओं के द्वारा, सरकार के द्वारा उसको महसूस किया गया और उसके आधार पर इस आयोग का गठन किया गया था। और आयोग ने इन सारी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपनी अनुशंसाएं सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिससे कि सरकार पुलिस व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, मौलिक परिवर्तन की बात करते हैं, कि नए कानून को लाकर उसमें पूर्ण परिवर्तन संभव किया जा सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।